आज देखिए हम लोग अब आज बनाएंगे ये 10वां क्लास के 10th के BTC हिस्ट्री इतिहास। ये हिस्ट्री मतलब इतिहास, HIST हिस्ट्री यानी इतिहास के जो चैप्टर नंबर 1 है, चैप्टर पहला जो है उसका नाम कौन सी है? यूरोप में राष्ट्रवाद। यूरोप में राष्ट्रवाद, यूरोप में राष्ट्रवादी चैप्टर हुआ। यूरोप में राष्ट्रवाद चैप्टर का हम लोग लघु उत्तरीय क्वेश्चन, ठीक है, लघु उत्तरीय क्वेश्चन जो है लिखा हुआ है कि लगभग 50-60 शब्दों में उत्तर देता। हम लोग 50-60 शब्द नहीं देंगे, संक्षेप में इसका क्वेश्चन के आंसर बनाने का प्रयास करते। भाषा बनाने का आप लोग सीखिए, हम आपको आंसर देने का प्रयास कर रहे हैं। तो इतिहास के रूप में राष्ट्रवाद चैप्टर है का लघु उत्तरीय क्वेश्चन, लघु उत्तरीय प्रश्न का उत्तर पढ़िए, लघु उत्तरीय क्वेश्चन का आंसर, ठीक है। पहला क्वेश्चन हमारा है, क्वेश्चन नंबर पहला, 1848 के फ्रांसीसी क्रांति के कारण क्या थे? ध्यान से समझिए, बहुत सिंपल है। 1848 के फ्रांसीसी क्रांति के कारण क्या थे? जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आएगा बाबू, सब ध्यान से सुनो, जब भी आएगा क्रांति के कारण और क्रांति के इसके बाद आता है परिणाम, तो कारण जब भी पूछेगा तब भाषा अपना मन से बनाना है। इसमें क्या बना सकते हैं? कोई भी चीज़ का कारण होता है क्या है? तो क्रांति का मतलब होता है आंदोलन, ठीक है। आंदोलन, लोग सड़क पर उतर के राजा के खिलाफ चाहे सरकार के खिलाफ जो बहिष्कार करते हैं कि भाई ये आप गलत कर रहे हैं, तो उसको हम लोग क्रांति कहते हैं, ठीक है। इस तरह से सामान्य भाषा में हम लोग समझ रहे हैं। तो ये भाषा बनाने के लिए आप लिख सकते हैं। जैसे हाल ही में एगो अभी तंगा देर पहले किसान आंदोलन हुआ था मोदी के खिलाफ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ, ठीक है। तो अभी फ्रांसीसी क्रांति के बारे में लोग सोचते। फ्रांसीसी क्रांति में इसको बिना देख ले हम ऐसे लिखेंगे, मतलब फ्रांस में क्या हुआ होगा? फ्रांस का जो राजा होगा, वो राजा जो है, वो राजा क्या किया होगा कि मतलब वहाँ के गरीब लोगों को परेशान किया होगा, उसका शोषण किया होगा, इसलिए वो लोगों ने उसके खिलाफ आवाज़ उठाया होगा, ठीक है। तो उसी के कारण फ्रांसीसी क्रांति होगी। अब चलिए ग्राउंड जीरो पर जाकर समझते हैं कि वास्तव में फ्रांसीसी क्रांति क्यों हुए थे। तो फ्रांसीसी क्रांति के क्या कारण है? लुई फिलिप जो थे, इसका कारण हम लोग उत्तर में लिखेंगे। इसका कारण था लुई फिलिप। इस व्यक्ति का नाम याद कर लेना है। लुई फिलिप जो था, लुई फिलिप एक उदारवासी शासक था, एक अच्छा शासक था, ठीक है, अच्छा शासक था। लेकिन क्या था, उसमें वो डिमेरिट थे, लेकिन वो एक महत्वाकांक्षी था। महत्वाकांक्षी का मतलब सोचता था किसे, लेकिन वो महत्वाकांक्षी था। ये सब हमरा से बड़ा कोई है ये नहीं, हम जो कहेंगे सुनने होगा, लेकिन वह महत्वाकांक्षी था। तो इसके कारण क्या हो गया था, इसीलिए उसने क्या किया? व्यक्ति का नाम आता है, उसका नाम है गीजो। कौन सी है? ये भी याद कर लीजिए। गीजो को उन्होंने प्रधानमंत्री नियुक्त किया। गीजो मेन होता है, गीजो का कौन सी नियुक्त किया? गीजो को प्रधानमंत्री बनाया। अब ये जो है बेचारा गीजो को प्रधानमंत्री बनाया, तो इन्होंने जो योजना बनाई, तो उसके कारण जो है देश में गरीबी और बेरोजगारी छाने लगी। उसका नाम है स्वर्णिम मध्यवर्गीय योजना, ठीक है कि नहीं? तो यही बात हम उतना भाषा शब्द नहीं लिखे, बनाया गीजो ने एक योजना बनाया। कौन सी योजना बनाया? उसका नाम क्या है बाबू? गीजो ने स्वर्णिम मध्यवर्गीय योजना बनाया। गीजो ने, यहाँ पर लिखिए थे, गीजो ने स्वर्णिम मध्यवर्गीय गीजो के कर देते हैं, गीजो के स्वर्णिम मध्यवर्गीय भाषा अपना मन से मिला रहे हैं, इसमें थोड़ा दिक्कत हो रहा है, आप लोग टेंशन लीजिए। मध्यवर्गीय नीति के कारण
मध्यवर्गीय नीति के कारण क्या हुआ। यह मेन है मध्यवर्गीय नीति। एक लाइन में जब आप कोई पूछेगा कि 1870 फ्रांसीसी क्रांति का क्या कारण था, गीजो के मध्यवर्गीय नीति, गीजो के मध्यवर्गीय नीति, इतना लिखिएगा तो यो चलेगा। गीजो के मध्यवर्गीय, ये हो गया हाईलाइट पॉइंट। तो क्या हुआ इसमें, गीजो के स्वर्णिम मध्यवर्गीय नीति के कारण, ठीक है, के कारण क्या हुआ पूरे यूरोप, पूरे देश में, ठीक है ना, कारण पूरे फ्रांस में, पूरे देश में क्या हुआ, गरीबी, और भी कारण हो सकता है लेकिन मुख्य कारण बताए, गरीबी, बेरोजगारी इत्यादि छाने लगी, ठीक है, इत्यादि छाने लगी। तब क्या हुआ, जनता ने क्या किया, 22 फरवरी 1848 को, 22 फरवरी 1848 को एगो भोज के बहाने, ठीक है, एगो भोज के बहाने, एक भोज के बहाने 48 को एक भोज के बहाने मिला, एक भोज के बहाने मिला और एक भोज के बहाने मिला और क्या किया, सरकार के खिलाफ आंदोलन शुरू कर दिया, ठीक है कि नहीं, मिला और सरकार के खिलाफ क्या कर दिया, आंदोलन कर दिया, क्रांति, सरकार के खिलाफ क्रांति कर दिया। इसके डर से लुई फिलिप जो है बेचारा 24 फरवरी को गद्दी छोड़ के भाग गया। इसके डर से लुई फिलिप जो है, लुई फिलिप गद्दी छोड़, वो बंद करो ना, लुई फिलिप गद्दी छोड़कर भाग गया। और कौन सम्राट बना, नेपोलियन फ्रांस का सम्राट बना। गया और नेपोलियन के बारे में तो सब जानते हैं, फ्रांस का सम्राट बना। इस तरह से हम लोग इसको लिख सकते हैं। तो आपको एक बात याद रखना है कि 1848 फ्रांस की क्रांति क्या कारण था, मेन कारण है गीजो के स्वर्णिम मध्यवर्गीय नीति। और उसका मिला के लिख देना, गीजो के स्वर्णिम मध्यवर्गीय के कारण क्या पूरे देश में गरीबी बेरोजगारी व्याप्त हो गई, तो उसका क्रांति हो गया 1848 को। 1800 क्रांति के हुआ तो उसके बाद राजा कौन बना, फ्रांस का सम्राट बना नेपोलियन, ठीक है। और नेपोलियन का सब चाल था। एक क्वेश्चन के लिए अब हम लोग अगला क्वेश्चन बनाएंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 2। इटली और जर्मनी, इटली कॉमा जर्मनी के एकीकरण में ऑस्ट्रिया की भूमिका क्या थी। इटली कॉमा जर्मनी के एकीकरण में ऑस्ट्रिया की क्या भूमिका थी। ऑस्ट्रिया की क्या भूमिका थी, ध्यान से समझिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। भूमिका थी, हम सबको हाईलाइट पॉइंट भी बताते जाते हैं, हाईलाइट पॉइंट याद करना बहुत जरूरी है। तो देखिए इटली और जर्मनी के एकीकरण में ऑस्ट्रिया की भूमिका क्या थी। तो देखिए ऑस्ट्रिया जो था ना, ये उस टाइम क्या था, ऑस्ट्रिया जो था वो थोड़ा सा अधिक शक्तिशाली था, ठीक है। ऑस्ट्रिया क्या था, कुछ ही था, ऑस्ट्रिया अधिक शक्तिशाली था, ठीक है। तो इसने क्या किया था, ऑस्ट्रिया अधिक शक्तिशाली था, बात पर ध्यान देना। तो इसने क्या किया, इटली और जर्मनी पर
अपना अधिकार कर लिया था। एक मेटरनिक है। ऑस्ट्रिया कौन सी था? अधिक शक्तिशाली। उसने किस पर अधिकार कर लिया था? इटली और जर्मनी के क्षेत्रों पर अधिकार किए हुआ था। ठीक है, तो इसके क्षेत्र पर अधिकार किए हुआ था। तो इस दोनों के क्षेत्र पर अधिकार करके शोषण कर रहा था। तो ई चाहवे नहीं करता था कि इटली और जर्मनी का एकीकरण हो। माने एकीकरण का मतलब हो कि यहाँ जितने सारे मतलब छोटे छोटे राज्य बने हुए तो सब मिल जाए और इस पर से हमारा अधिकार समाप्त हो जाए। ये ऑस्ट्रिया नहीं चाहता। तो इसमें हम लोग ऐसे बना के लिखेंगे कि इटली और जर्मनी के एकीकरण में ऑस्ट्रिया की भूमिका, तो क्या लिखेंगे? ठीक नहीं थी। ठीक है, इटली क्वेश्चन का आप लिखते हैं एवं जर्मनी के एकीकरण में ऑस्ट्रिया की भूमिका ठीक नहीं थी। ठीक क्यों नहीं ठीक थी? क्योंकि वह इन दोनों के कुछ क्षेत्रों पर अपना अधिकार किया हुआ था। कोई अधिकार करेगा तो क्या होगा? किया हुआ तो उससे फायदा उठाएगा। अधिकार किया हुआ था और अधिकार करके क्या कर रहा था? और उससे फायदा ले रहा था। ठीक, तो उससे फायदा ले रहा था, इसलिए ये ऑस्ट्रिया नहीं चाहता था कि दोनों एकीकरण हो। उससे फायदा ले रहा था, लेकिन नाम है किस आदमी का? मेटरनिक था उस समय। लेकिन मेटरनिक ने लंबे शोषण के कारण बहुत लंबा समय तक शोषण किया था। जैसे 1815 से 1848 तक लंबे शोषण के कारण यहाँ के लोग कहाँ के लोग? इटली और जर्मनी के लोग। यहाँ के लोग धीरे धीरे सरकार के खिलाफ होने लगे। और कुछ व्यक्ति का नाम आता है, उसमें आता है गैरीवाल्डी, काउंट काबूर। ठीक है ना? और क्या नाम है? बिस्मार्क। इन नेताओं के कारण, ठीक है कि नहीं, खिलाफ हो गए, होने लगा। खिलाफ होने धीरे धीरे सरकार के खिलाफ होने लगा। और व्यक्ति का क्या नाम आता है? गैरीवाल्डी, जो पेशे से नाविक था। गैरीवाल्डी, काउंट काबूर, मेजनी, गैरीवाल्डी, काउंट काउर, उसके बाद क्या नाम आता है? मेजनी। ये तीनों जो थे, गैरीवाल्डी, काउंट काउर और मेजनी, तीनों इटली के एकीकरण में काम किए थे। काउंट काबूर, गैरीवाल्डी, काउंट काउर और मेजनी तथा बिस्मार्क जर्मनी में किया था। बिस्मार्क जैसे महान व्यक्तियों के कारण इन दोनों देश इटली और जर्मनी का एकीकरण संभव हो सका। इटली एवं जर्मनी का एकीकरण संभव हो सका। चलिए फिर से इसका हाईलाइट पॉइंट समझ लेते हैं। आपसे पूछा इटली जर्मनी के एकीकरण में ऑस्ट्रिया की क्या भूमिका थी, तो हम लोग लिखेंगे इटली और जर्मनी के एकीकरण में ऑस्ट्रिया की भूमिका ठीक नहीं थी। क्यों ठीक नहीं थी? क्योंकि इन दोनों को कुछ क्षेत्रों पर अपना अधिकार किया हुआ था। इतना तक हाईलाइट पॉइंट है। ठीक है,
बाकी ये सब आप भाषा बना के लिख सकते हैं। अब हम लोग अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। कौन सी है रे, बोलो। यूरोप में राष्ट्रवाद फैलाने में नेपोलियन बोनापार्ट किस तरह सहायक हुए। नेपोलियन को बोना इसलिए कहा जाता है कि बौना था, बंठा था। नेपोलियन बोनापार्ट, बोना था, बौना था। बोनापार्ट किस तरह सहायक हुए, किस तरह सहायक हुए। चलिए अब हम लोग समझते हैं राष्ट्रवाद क्या होता है बाबू। राष्ट्रवाद शब्द को ध्यान से, राष्ट्रवाद एगो भावना है। जैसे प्यार मोहब्बत एगो भावना होता है, उसी तरह से राष्ट्रवाद एगो भावना होता है। तो इस भावना में क्या होता है, राष्ट्रवाद, आपसे कोई पूछेगा राष्ट्रवाद किसे कहते हैं, तो बोलेगा राष्ट्रवाद एगो भावना है। राष्ट्रवाद एक ऐसी भावना है जिसको व्यक्ति को अपने देश के प्रति कुछ करने मरने के लिए भावना अंदर से जागृत होता है कि हमारा देश पर कोई आँख उठाएगा तो उसका हम आँख नोच लेंगे, ठीक है कि नहीं। तो इस तरह से होता है। यहाँ पर नेपोलियन के बारे में, नेपोलियन एक छोटा सा गरीब आदमी था, लेकिन उन्होंने अपने मेहनत के बदौलत पूरे यूरोप पर जो है शासन करना शुरू कर दिया था, ठीक है। जैसे जर्मनी पर अधिकार कर लिया था। तो इसीलिए जो है इसका भाषण सुन करके बड़े बड़े लोगों के अंदर देशभक्ति की भावना जगने लगती थी। तो हम लिखेंगे, इसको क्वेश्चन बना के लिखेंगे, यूरोप में राष्ट्रवाद फैलाने में, क्वेश्चन के आधार पर लिखेंगे यूरोप में राष्ट्रवाद फैलाने में नेपोलियन, शब्द बना, भाषा बनाने कितना लंबा कर रहा है, नेपोलियन बोनापार्ट की बहुत बड़ी भूमिका थी, कि बहुत महत्वपूर्ण भूमिका थी। कैसे भूमिका थी, ये सब पेज नंबर 1 में दिया हुआ है। बहुत महत्वपूर्ण भूमिका थी। उन्होंने क्या किया था, उन्होंने उनके असाधारण विचारों एवं आक्रमणों से यूरोप में नवयुग का संचार हुआ था। यूरोप में नवयुग का संचार हुआ था। क्यों हुआ था नवयुग का संचार? ऐसे पहले खाली लोग सोचता था कि खाली जो है संचार हुआ था कि जो अमीर लोग है वही राजा बन सकता है, लेकिन ये करके दिखा दिया। गरीब आदमी था, राजा बन गया, ठीक है, सम्राट बन गया। इसीलिए क्या हुआ, नवयुग का संचार हुआ। इन्होंने अपने प्रयास से क्या किया था पता है? प्रयास से जर्मन राइन राज्य का निर्माण किया था। राइन राज्य बना डाला, ठीक है, राज्य का निर्माण किया था। ये बोलते थे कि असंभव कुछ भी नहीं है, एवरीथिंग, मतलब ये इनका कथन है, किया था। नेपोलियन बोनापार्ट निर्माण किया। इनका उद्देश्य था कि मेरे शासन काल में कोई गरीब न रहे, कोई गरीब न रहे। लेकिन विश्व युद्ध के कारण इनकी भी तबाही हो गई थी, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग थोड़ा सा भाषा बना के लिखने का प्रयास किए हैं। चलिए, हो गया। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4।
गैरीवाल्दी के बार बार चर्चा है, VVI क्वेश्चन है। गैरीवाल्दी के कार्यों की चर्चा करें। तो गैरीवाल्दी के कार्य, गैरीवाल्दी जो कार्य किया था वो लिख देंगे। तो इसके बारे में थोड़ा सा अपना मन से बना के लिखेंगे। गैरीवाल्दी पेशे से एक नाविक था, इनका इटली का था, ठीक है। गैरीवाल्दी साधारणतः पेशे से एक नाविक था। एक नाविक का मतलब जो होता है नाव चलाने वाला, ठीक है, नाविक था। लेकिन उन्होंने इटली के एकीकरण के लिए कुछ निम्न कार्य किए। क्या क्या कार्य किए, कुछ लिख देते हैं। सबसे पहला कार्य किए कि उसने सबसे पहला क्या कार्य किए कि अपने कर्मचारियों एवं स्वयंसेवकों की एक सेना बनाई। अपने कर्मचारियों एवं स्वयंसेवकों की एक सेना बनाई, सशस्त्र सेना बनाई। सशस्त्र का मतलब है अस्त्र शस्त्र के साथ, ठीक है ना। चलिए लिख देते हैं सेना बनाई। ये सब किताबें में से लिखा रहे, थोड़ा भाषा बना देते हैं। दूसरा नंबर, पहला तो उन्होंने सेना बना दिया। उसके बाद क्या किया, सिसिली पर आक्रमण किया। सिसिली एगो राज्य है, वो एक मतलब प्रांत है। सिसिली प्रांत जो इटली में था, जो किसके कब्जा में था, क्या नाम है इसका, ऑस्ट्रिया के कब्जा में था, ठीक है। किसके कब्जा में था, ऑस्ट्रिया के चांसलर मेटरनिक। सिसिली प्रांत को मेटरनिक के चंगुल से छुड़ाया। मेटरनिक के चंगुल से छुड़ाया। यह काम में क्या हुआ, और किया। और क्या काम किया, एक और प्रांत आता है नेपल्स। क्या आता है, हाँ, तो नेपल्स पर भी अधिकार कर लिया। उसके बाद नेपल्स प्रांत पर भी अधिकार किया। दूसरा काम तीसरा हो गया। उसके बाद ही क्या किया था, विक्टर इमैनुअल, एक और व्यक्ति का नाम आता है विलियम प्रथम, नहीं, विक्टर इमैनुअल के साथ, विक्टर इमैनुअल के प्रतिनिधि रूप में वहाँ संभाली। इसी प्रकार उन्होंने चौथा में रोम पर भी आक्रमण किया था। इटली के जो मेन जगह है रोम, इसी प्रकार उन्होंने रोम पर भी आक्रमण किया। हाँ, तो यही सब इनके कुछ महत्वपूर्ण कार्य इत्यादि हम लोग लिख देते हैं, और जो आपको समझ में आएगा वो लिखिए। अगला हमारा क्वेश्चन है विलियम प्रथम। क्वेश्चन नंबर 5, विलियम फर्स्ट के बिना, विलियम प्रथम के बिना जो है जर्मनी का एकीकरण बिस्मार्क के लिए, जर्मनी का एकीकरण बिस्मार्क के लिए संभव नहीं था। कैसे, असंभव था कैसे, बस वही क्वेश्चन है, असंभव था कैसे। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। कैसे, देखिए
ये क्वेश्चन में आंसर छिपल रहता है। जर्मनी पर इटली पर, दोनों पर पहले ही बता चुके हैं कि ऑस्ट्रेलिया यथार्थ मेटरनिक का अधिकार था। बहुत लंबा समय 1815 से 1848 तक ले शासन किया, वो धीरे धीरे खोखला करते चल गया है ना। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे विलियम प्रथम जो था ये छोट मोटा राजा था, ठीक है, लेकिन मेटरनिक से कमज़ोर था। और बिस्मार्क जो है, बिस्मार्क क्या था, एगो नेता की तरह, इसको समझ लीजिए, एक बुद्धिजीवी और नेता की तरह था, ठीक है। तो बिस्मार्क जो चाहता था कि जर्मनी का एकीकरण हो, अर्थात जर्मनी पर से ऑस्ट्रिया किसी तरह से भाग जाए, लेकिन ये चाहता था, लेकिन इसके पास पैसा और सेना नहीं था, ठीक है। दोनों चीज़ किसके पास नहीं था, बिस्मार्क के पास। बिस्मार्क क्या चाहता था पहले समझिए। बिस्मार्क चाहता था कि जर्मनी का क्या हो, जर्मनी का एकीकरण हो। कौन चीज़ हो, क्या हो, एकीकरण हो। लेकिन इसके पास जो पैसा और सेना नहीं था। तो कोई भी क्रांति बिना पैसा और सेना का नहीं हो सकता है, दोनों चीज़ चाहिए कोई भी युद्ध करना हो तो इसके लिए बिस्मार्क दिमाग लगा के किसके पास गया, विलियम प्रथम के पास, कि भाई हमको हेल्प कीजिए, हम अपना देश जो है स्वतंत्र कराएंगे, एकीकरण करेंगे। तब जाके विलियम प्रथम जो है इसको पैसा और सेना देना शुरू किया। तो इसके बाद जो इन्होंने पैसा सेना इससे लेकर के अपने कूटनीति के माध्यम से और क्या किया, इन्होंने मेटरनिक के खिलाफ आवाज़ उठाना शुरू किया और अंततः देश जो है स्वतंत्र हो ही गया और एकीकरण हो ही गया। तो इसी तरह से हम लोग बना के लिखेंगे बिस्मार्क यहाँ पर क्वेश्चन के आधार पर आंसर ले। विलियम प्रथम के बगैर जर्मनी का एकीकरण बिस्मार्क के लिए इसलिए असंभव था। इसका हो गया मेन पॉइंट, असंभव था। क्यों असंभव था, क्योंकि बिस्मार्क के पास बुद्धि तो थी, लेकिन पर्याप्त धन एवं सेना का अभाव था। ठीक है, लेकिन उसका कुछ सहयोगी थे, अभाव था। हाँ, तो जो उसे विलियम प्रथम ने देकर मदद की। अब इसके पास पैसा हो गया, सेना हो गया, सहयोगी हो गए कि तब बिस्मार्क ने क्या किया पता है? तब बिस्मार्क ने क्या किया? रक्त एवं लौह नीति, बहुत इंपॉर्टेंट है, रक्त एवं लौह नीति। इस शब्द को समझिए, रक्त एवं लौह नीति, ये नीति है, रक्त एवं लौह नीति। रक्त एवं लौह नीति का मतलब समझिए, रक्त का मतलब होता है खून, और लोहा का मतलब लोहा, मतलब डेराना। ठीक है, या तो भाई तू हमरा से युद्ध करके हार, और न तो हम तोरा युद्ध न करबे तो डर करके हार। ये दोनों बात से यही नीति। वो क्या किए, जब इनके पास सब हो गया, सेना पैसा सब हो गया, तब बिस्मार्क उस समय जो भी ऑस्ट्रिया का जो भी शासक लोग जर्मनी पर अधिकार किए हुआ था, उनको बोलते थे कि या तो हमसे युद्ध करो और न तो डरे तुम हमें मिल जाओ। इस तरह से उन्होंने ये नीति का अवलंबन करके जर्मनी का एकीकरण कर डाला। ठीक है, तब बिस्मार्क ने क्या लिखेंगे? तब बिस्मार्क ने रक्त एवं लौह नीति का अवलंबन करते हुए जर्मनी का एकीकरण करने का प्रयास किया। किसका एकीकरण करने का प्रयास किया? जर्मनी का एकीकरण करने का प्रयास किया। ठीक है, करते हुए
जर्मनी का एकीकरण करने का प्रयास किया। ठीक है, प्रयास किया और अंततः 1871 को जर्मनी का एकीकरण हो गया। एकीकरण हो गया। तो आपसे पूछेगा क्वेश्चन, हो गया मिला जुला के लिखे संक्षेप में। तो आपसे पूछे विलियम प्रथम के बिना जर्मनी का एकीकरण असंभव था कैसे, तो सीधे इसका पीक पॉइंट हो गया कि मतलब बिस्मार्क जो था ना, इसके पास बुद्धि तो था लेकिन पर्याप्त धन एवं सेना का अभाव था, तो इसीलिए संभव नहीं था। ठीक है कि नहीं। चलिए हो गया, ये 5 को करा दिया। आगे नेक्स्ट देखेंगे अगला।